हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की तैयारी को कंप्लीट कराना है। उसी दिशा में ये हमारी करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज है, जिसमें ये हमारा डे 4 है। आज से हम शुरू करेंगे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को, अर्थात ये हमारा अगस्त माह का पहला पार्ट है, जिसमें हम 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2020 तक की घटनाओं को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 4 है, जिसमें हमें अगस्त माह के 1 से लेकर 10 तक की करंट अफेयर्स की घटनाओं को कंप्लीट करना है। ऑलरेडी हमने अपने मई, जून और जुलाई माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप में से जिन लोगों ने उन क्लासेस को ना देखा हो, वो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देखें, क्योंकि हमने जो करंट अफेयर्स आपको डिस्कस कराया है वो काफ़ी डायनामिक है और उसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं। हमने उन्हीं चीज़ों को बेस्ड बनाकर आपको पढ़ाया है। हम अपनी आज की क्लास शुरू करें इससे पहले हम आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उनको ये बता दें कि वास्तव में हमने आपके लिए लेट्स क्रैक प्रीलिम्स नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जो कि पूरी तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें हमारी कई सारी सीरीज हैं। फिर वो चाहे प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, जिसके अंतर्गत हम आपको लगभग 2000 से भी ज़्यादा टॉपिक को कवर कराएंगे, या फिर करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, जिसमें हम प्रतिदिन आपको एक माह के करंट अफेयर्स को अपने 3 पार्ट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर प्रीलिम्स बैक ईयर लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, जिसमें हम आपको विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों के उत्तर को ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। साथ ही सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत हम आपको कई प्रकार की रीजनिंग के क्वेश्चन, साथ ही कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन कंप्लीट कराने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और जिन लोगों को ये चीज़ें फिर भी ना समझ में आई हो, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसके प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम अपनी आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला आर्टिकल है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको लग रहा होगा कि सर आप तो बोलने वाले थे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नहीं, काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन अब काफ़ी कम पूछती है। तो देख लेते हैं पहला हमारा आर्टिकल आज का कौन सा है। पहला हमारा आर्टिकल है MICREST। मतलब क्या हुआ? एम का पूरा नाम होता है अटल इनोवेशन मिशन। क्लियर? अब इसे ऐड कर दिया गया, मतलब कि अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है 2 फाउंडेशंस के साथ मिलकर। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा इंक्यूबेशन इकोसिस्टम बनाना, एम्स के द्वारा इस्टेब्लिश इंक्यूबेटर्स की ग्रोथ को भी बूस्ट करना। अपनी तरह का ये पहला इनिशिएटिव होगा। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है? इंक्यूबेशन का मतलब ये होता है, सामान्य सी भाषा में ऐसा समझिए कि एक प्रकार का ऐसा एरिया या एक प्रकार का ऐसा मॉल बनाना, जिसमें सभी प्रकार के स्टार्टअप्स और स्टैंडअप्स को वो सुविधाएं मिल सकें, वो इन्वायरमेंट मिल सके, जिसके द्वारा वो अपनी रिसर्च को फुलफिल कर सकें। सामान्य सा मतलब ऐसे समझो कि आप लोग जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो आईएएस की तैयारी के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर आपकी आंसर राइटिंग भी होती हो, जहां पर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी होती हो, जहां आपका जीएस भी कंप्लीट होता हो, जहां आपका सीसेट भी मजबूत होता हो, और जहां आपका ऑप्शनल भी स्ट्रांग होता हो। अर्थात ये सारी चीज़ें जिस इंक्यूबेशन इन्वायरमेंट में मिलेंगी, उसी चीज़ को डेवलप करना है MICREST का उद्देश्य। अब MICREST वास्तव में पढ़ाई से तो रिलेटेड है नहीं, रिसर्च और इनोवेशन से संबंधित है। क्लियर? तो उसी चीज़ के बारे में है। हमें इस चीज़ को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो ये आपने देख लिया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वास्तव में अगस्त माह में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उनको 1 सेकेंड क्षण भर भी देरी किए हुए तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। अब आता है प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस का मतलब होता है धैर्य सामान्य तौर पर, लेकिन ये है क्या? धैर्य थोड़ा ना, ये तो हमने हिंदी इसका ट्रांसलेट कर दिया। प्रिजर्वेंस वास्तव में नासा का रोवर है,
ध्यान रखना, परसेवरेंस क्या है, ये नासा का रोवर है, मंगल ग्रह पर टहल रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले 1 अप्रैल के आसपास परसेवरेंस रोवर्स को ओपन किया था अपने ट्विटर अकाउंट पे। तो क्योंकि मेरे ट्विटर अकाउंट पे काफ़ी सारी स्पेस एजेंसियां जुड़ी हुई हैं, मतलब मैं उनसे जुड़ा हुआ, वो इतने छोटे थोड़ा ना है कि मेरे से जुड़ेंगे। तो मैं वहाँ पे देख रहा था कि परसेवरेंस ने एक पिक्चर सेंड की है, और उस पिक्चर में सेंड ये किया कि मंगल ग्रह में काफ़ी सारे सॉक्स मिले हैं। सॉक्स का मतलब मोजे मिले हैं, काफ़ी सारा ढेर लगा पड़ा है वहाँ पे मोजों का। अब आप लोग भी सोचेंगे सर बताइए इतने सारे मोजे मिले हैं और वो भी परसेवरेंस ने खोजा? तो बिल्कुल भी नहीं, नासा ने हम सबको 1 अप्रैल का अप्रैल फूल बनाया था। उसने वो पिक्चर्स डालकर ये दिखाया कि देखिए इतने सारे वहाँ सॉक्स मिले हैं जो हम लोग यहाँ से फेंक देते हैं। तो लोगों को लगा सच में मिला होगा। फिर उसने नीचे लिखा था कि वास्तव में हमने आपको अप्रैल फूल बनाया है। क्लियर? तो आप देख सकते हो नासा वाले भी कम नहीं है किसी को अप्रैल फूल बनाने से। ये तो आपने परसेवरेंस इसका देख लिया। आगे क्या है, यूएई का एक मिशन है होप मिशन, जो कि मंगल ग्रह के लिए भेजा जाएगा। देखो होप मिशन तो ये आप यूएई का है मंगल ग्रह के लिए, और एक और आप पढ़ते हो होप प्रोब मिशन। क्लियर? होप प्रोब मिशन वास्तव में क्या है, इनोवेशन के लिए। किस चीज़ के लिए? वैक्सीन के इनोवेशन के लिए। वो हम पढ़ेंगे आगे, बट यहाँ आप समझ जाइए कि होप अगर आपको यहाँ मिल गया है तो वहाँ आगे हम आपको होप प्रोब मिशन पढ़ाएंगे। क्लियर? चलिए, फिर आता है चाइना का तियानवेन लॉन्च किया जाएगा। मतलब ये रॉकेट है, कहाँ पे जाएगा? मंगल की सतह पे। तो इतना हमें याद नहीं करना है। क्लियर? फिर आता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल व इंस्टीट्यूशनल दोनों को मिलता है, अर्थात कोई व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है या कोई संस्थागत रूप से कार्य करता है, तो दोनों को ये प्राइज़ मिल सकता है। किस एक्ट के तहत? एनडीएमए एक्ट के तहत मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत। बॉडी कौन है? होम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है। मतलब ये जो एनडीएमए का एक्ट है ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय इसको देखता है। क्लियर? प्रतिवर्ष 23 जनवरी को 51 लाख व 5 लाख रुपए मिलते हैं। 51 लाख किसे मिलते होंगे? संस्था को। 5 लाख किसे मिलते होंगे? किसी इंडिविजुअल को। आपसे ये तो नहीं पूछेगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्या है, केवल इंडियन नेशनल एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। कोई भी में क्या होता है कि कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री का व्यक्ति। तो सोचो इंडिया का जब आपदा मैनेजमेंट है तो इंडिया ही अप्लाई करेगा ना। समझ गए? काम भी किया हो डिजास्टर की फील्ड में उसे ही मिलता है। क्लियर? तो इतनी सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब बात आती है अच्छा बताइए एनडीएमए का चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? तो ये कंफ्यूज मत होना कि एनडीएमए का चेयरपर्सन होम मिनिस्टर तो नहीं होता है। बॉडी या ये एक्ट आता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, बट इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्लियर? चलिए, चेयरपर्सन क्यों बोला अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। अजय नियो क्या है? AJONEO क्या है? सिंपल सी बात है, ये एक नया डिवाइस है जो नए बच्चे के जन्म पर बिलीरुबिन लेवल को मेज़र करता है। ये क्या होता है बिलीरुबिन? ये होता है आरबीसी सेल के टूटने के बाद पीला सब्सटेंस को मेज़र, यही बिलीरुबिन कहलाता है। मतलब आप ऐसे समझो, जैसे कई बार आपको जब फोड़िया और फुंसी हो जाती होगी तो क्या होता है कि उसमें पीलापन आ जाता है, किसी में सफ़ेद होता है किसी में पीलापन होता है, मतलब पस भर जाता है, जिसको पस आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो। तो उसी को कहते हैं बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन उसी को मेज़र करने के लिए ये AJONEO डिवाइस बनाई गई है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा AJONEO क्या है? क्या ये एक मॉलवेयर है? क्या ये एक डिवाइस है? क्या ये एक प्रतिजैविक दवा है? तो आप बता देंगे ये एक डिवाइस है, ना कि प्रतिजैविक दवा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बच्चे का ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ये डिवाइस नॉन कॉन्टैक्ट व नॉन इनवेसिव होती है। मतलब कि इस डिवाइस के ज़रिए बच्चे को बिना छुए ही, बिना किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस किए बॉडी में उस
प्रॉब्लम से बच्चे को डील कराती है या उस प्रॉब्लम से उसे दूर करती है। क्लियर? इतना डिटेल में आपसे इस पर पूछेगा नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब आता है ICCPR, पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जनता को प्रोटेस्ट करने के अधिकार से आपसे नहीं पूछेगा। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, UNGA के द्वारा अडॉप्ट की गई है, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। मॉनिटर किया जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा। कानून बनाते हैं अपने देश में इंडिविजुअल के लिए। ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। UPSC ने इस पर क्वेश्चन पूछा था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के गोल्स पे। तो आप में से जिन लोगों को पता होगा ट्रिक्स की लगभग सभी सही होते हैं उसके विकल्प, तो आप में से कई सारे लोगों ने कर लिया होगा। क्लियर? वह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है, मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन पूछा था तो आपको पता है। अब देख लेते हैं बनी कब थी। 1976 में इफेक्टिव हुई थी। 168 कंट्री पार्टी हैं, 74 ने रेटिफाई किया है। अब देखो, इंडिया ने ना तो रेटिफाई किया है ना ही सिग्नेटरी है। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया। इंडिया ने रेटिफाई तो किया है बट कोई कानून नहीं बनाया है। ये इम्पोर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो हाँ इंडिया इसका मेंबर है, बट इंडिया ने इसे रेटिफाई किया है लेकिन कानून नहीं बनाया है। समझ गए? इतनी बातें आपको याद रखनी है। वैसे ऐसा क्वेश्चन UPSC पूछती नहीं है, लेकिन उम्मीद तब बढ़ जाती है जब UPSC कुछ आउट ऑफ द एरिया क्वेश्चन पूछने लगती है, तो ये इम्पोर्टेंट फिर हो जाती है। क्लियर? तो आप अगर लिख लेंगे तो आपकी नज़रों में रहेगा, तो आपसे क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा, खासतौर पर उन बच्चों के सामने जिनको ये पहली बार सुना सुना लगेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है अलायंस टू द एंड प्लास्टिक वेस्ट। नाम से ही समझ में आना कि एक ऐसा ग्रुप बनाना जो प्लास्टिक वेस्ट को समाप्त करे। तो इसे 2019 में बनाया गया। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि इसे पेरिस क्लाइमेट समिट के दौरान बनाया गया, तो गलत क्यों? क्योंकि वो तो 2015 में बना था। NGO है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि वास्तव में क्या ये UN का पार्ट है, तो नहीं, ये एक NGO है। देखो अधिकांश काम ये NGO ही करते हैं। वर्ल्ड से प्लास्टिक वेस्ट को समाप्त करना, 4 एरिया में फोकस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, एजुकेशन, इंगेजमेंट एंड क्लीन अप। आप सोचोगे सर क्या ये इंडिकेटर्स पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो फिर आपने लिखा क्यों? आपके मन में आ रहा होगा। तो मैंने इसे इसलिए लिखा कि जब आप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से मेंस में क्वेश्चन लिखें या आपसे इंटरव्यू में कोई पैनल में क्वेश्चन पूछे, तो आप इन्हीं 4 टॉपिक्स के आधार पर इस वेस्ट को बता दें कि सर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना होगा, हमें नए नए इनोवेशन टेक्निक पर फोकस करना होगा, हमें एजुकेशन के ज़रिए अवेयरनेस फैलानी होगी, हमें इंगेजमेंट करना होगा कम्युनिटी का, और क्लीन अप करना होगा उस एरिया का। इससे क्या होगा ना, आपका क्वेश्चन में एक अलग डायमेंशन होगी और फ्रेम के बेस पे आप अपनी बातों को अच्छे से गढ़ सकेंगे। क्लियर? चलिए अब बात आता है प्रोजेक्ट अविरल क्या है। प्रोजेक्ट अविरल वास्तव में गंगा की सफाई से, अविरल मतलब ही समझ गए। अविरल का मतलब क्या होता है कि बिना रुके हुए। अब आप में से जिन लोगों का नाम अविरल हो तो वो ध्यान दीजिएगा, हालांकि मेरा एक दोस्त है अविरल, सॉफ्टवेयर इसमें इंजीनियर है। अविरल का मतलब ये होता है कि वो प्रवाह जो रुका ना हो। क्लियर? बह रहा हो, बिल्कुल हवा में बहता चला जा रहा। हालांकि नदी की बात हो रही, तो नदी तो हवा में नहीं बहती, ज़मीन में ही बहती है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट ऑन लीड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, सॉरी, रिपोर्ट ऑन लेड पॉइजनिंग। सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछेगा। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट ऑन लेड पॉइजनिंग जारी की जाती है WHO के द्वारा, FAO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, UNEP के द्वारा। तो आप कहेंगे यूनिसेफ के द्वारा। क्यों? क्योंकि बहुत रेयर होता है कि यूनिसेफ किसी रिपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए काम करता है, तो रेयर हो जाता है कि ये रिपोर्ट ऐसी पूछते और आपको पता हो वहाँ पे। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ये रिपोर्ट जारी तथा द टॉक्सिक टू चिल्ड्रन एक्सपोजेस टू लेड पॉल्यूशन। इतना आपसे नहीं पूछेगा कि ये दूसरी रिपोर्ट इसका नाम क्या है, लेड क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। लेड नेचुरली ऑकमिंग एलिमेंट्स है, काफ़ी उपयोगी होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, काफ़ी खतरनाक होता है, बच्चों को ज़्यादा समस्याएं होती हैं। एक ग्लोबल अलायंस भी है लेड्स जैसी समस्या से निपटने के लिए। क्लियर?
बाकी आपसे क्वेश्चन इस पर नहीं बनेगा। फिर आता है ढोल। ढोल एक प्रकार की स्पीसीज़ है। ये वास्तव में भारत के अधिकांश राज्यों में पाई जाती है, चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, इन सब में पाई जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्या बनता है, क्योंकि बच्चों को मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग ये सारे स्टेट याद करो, आप एक कॉन्सेप्ट याद किया करो। क्या कि ढोल केवल पश्चिमी घाट में एंडेमिक नहीं है, मतलब केवल पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति नहीं है। जब ये वर्ड आता है ना एंडेमिक, मतलब पश्चिमी घाट की स्थानिक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ढोल की उपस्थिति पूर्वी घाट में नहीं है, मध्य भारत में नहीं है, हिमालयन रीजन में नहीं है। क्लियर। और इसी पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप यही याद किया करो कि ढोल की जो प्राप्ति है, ढोल मतलब वो मूवी वाला ढोल नहीं, बजाने वाला, जो आप लोग मूवी ध्यान आ रही हो, अच्छा ढोल ढोल मूवी मैंने देखी है, ठीक है, तो वो नहीं ढोल। ढोल एक प्रकार की स्पीसीज़ है, जानवर, मतलब एक तरीके का आप कह सकते हो, जैसे हम लोग उसको देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, हिरन वगैरह को, ऐसा ही ढोल होता है। क्लियर। तो उसी चीज़ की बात है कि कई सारे राज्यों में पाया जाता है, मतलब केवल पश्चिमी घाट तक सीमित नहीं है, मध्य भारत में भी है और महाराष्ट्र के रीजन में भी है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इंडिया में ही पाया जाता है? नहीं, ये सेंट्रल साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों में पाया जाता है। मतलब सेंट्रल मध्य एशिया में पाया जाता है, दक्षिण एशिया में पाया जाता है, और साउथ ईस्ट एशिया दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। आपको लग रहा होगा सर ये तीनों रीजन है कहाँ पे, हमें दिखा तो दो। तो देखिए आप ऐसे, ये है हमारा प्यारा भारत। क्लियर। प्यारा भारत हमने जूम किया, ये जो रीजन होता है ये है साउथ ईस्ट एशिया का रीजन। क्लियर। ये पूरा का पूरा, ये जो ईस्ट चाइना सी वगैरह ना, ये सब है साउथ ईस्ट एशिया का रीजन। आसियान के कंट्री वगैरह आप देखते हो, ये सब साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। साउथ एशिया में कंट्री ये सारे आते हैं। क्लियर। ये सिंगापुर वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सब आते हैं साउथ एशिया में। और सेंट्रल एशिया में आपका कौन आता है, ये मध्य एशिया के कंट्री, उज्बेकिस्तान, ये जो 5 से 6 कंट्री हैं। समझ गए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला आर्टिकल क्या है। इम्पॉर्टेंट एक और लाइन है कि IUCN में इसका स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है। क्लियर। स्नो लियोपर्ड का क्या स्टेटस है बताइए, आपने पढ़ा है ना, लियोपर्ड एल आ रहा है तो क्या होगा, वल्नरेबल। क्लियर। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर आता है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आपसे नहीं पूछेगा क्या है क्या नहीं है, बस इतना ज़रूर हो सकता है, वैसे पूछता नहीं है, कि किसके साथ किया गया है, भारत और मालदीव ने मिलकर आपस में किया है। मालदीव की आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है हमारा मालदीव। क्लियर। देखो ऐसे आप जूम कीजिए यहाँ पे, ये आपको मिल गया मालदीव। क्लियर। तो ये आपको मालदीव क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना। ये सेशल्स आइलैंड है, यहाँ पे मॉरिशस है, ये रियूनियन है। मैं आपको क्यों दिखाता हूँ आप समझ सकते होगे। अगर यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे पूछती रहती है कि भारत के सबसे नज़दीक कौन सा कंट्री है, मालदीव है कि सेशल्स है, क्लियर, या फिर कोमोरस है ना, या फिर आपसे पूछते हैं यहाँ पे यमन है, तो आप बता सकें कि नहीं साहब मालदीव है इस दृष्टि में। तो क्लियर। चलिए क्यों नज़दीक है आप बता सकते हो, कोई गेस करके बताइए, थोड़ा सा भी गेस करके देखो। आप थोड़ा सा नज़दीक आओ, तो यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, तो लक्षद्वीप किसकी टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी है, तो लक्षद्वीप से भी तो नज़दीक में पड़ता है ना ये, समझ गया, माले मालदीव। चलिए इतनी बातें आपकी क्लियर हुई। फिर आता है स्मोक टावर्स। आप लोग दिल्ली में घूमते होंगे तो दिल्ली में कई जगह पे स्मोक टावर्स लगाए गए। क्या करते हैं ये, कि जो इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन हो जाता है, जो स्मॉग हो जाता है सर्दियों के समय, उसको एब्जॉर्व करता है। क्लियर। तो ये उसी चीज़ से संबंधित है, आपसे नहीं पूछेगा। कौन कौन सी शामिल हैं ये भी आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर। फिर आता है येलो फीवर। येलो फीवर काफ़ी अच्छा नाम है, पीत ज्वर इसे बोलते हैं। पीत का मतलब होता है पीला। क्लियर। तो ये क्या होता है, सेंट्रल व ईस्ट अफ्रीका के केसेस आए हैं। एक्यूट वायरल हेयोमॉर्फिक डिजीज़ हैं। ठीक है, मच्छरों से ट्रांसमिट होता है। ट्रॉपिकल एक्रॉस अफ्रीका व सेंट्रल व साउथ अमेरिका में ज़्यादा वायरस पाया जाता है। क्लियर। वैक्सीन इसकी उपलब्ध है। 2017 से 2026 तक आई नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसमें WHO, गावी और यूनिसेफ द्वारा मिलकर 2026 तक इसे समाप्त करने की बात की गई। सिंपल सी बात है, गावी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो,
ग्लोबल अलायंस वैक्सीनाइजेशन का 2002 में बना था। इतना याद आया। चलिए, फिर आपको पता है इसकी वैक्सीन उपलब्ध है। वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि जो लोग बीमार नहीं हुए हैं उनके लिए वैक्सीन है, ड्रग जो बीमार हो गए उनके लिए। क्लियर। एक और बात कि ये कहाँ का है, अफ्रीका व सेंट्रल व साउथ अमेरिका में पाया जाता है। अभी इंडिया में इसके केस उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, समझ गए। सेंट्रल व ईस्ट अफ्रीका से संबंधित है, तो आप इतना जानते हो। और ये बात बताओ कि ये जो ये है येलो फीवर, ये किससे होता है, पैरासाइट से होता है या फिर ये बताइए वायरस से होता है। तो ये वायरस से होता है, एक्यूट वायरल डिजीज है ना, तो ये वायरस से होता है, समझ गए। चलिए, आपसे हालांकि पूछेगा नहीं इतना डेप्थ में। अब आता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, मतलब जो लोग होते हैं ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन करते हैं उनसे संबंधित है। क्या है, 2013 में पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जारी किया गया। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एंड वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, इरेडिटिंग मॉडर्न स्लेवरी, मतलब आधुनिक प्रकार की जो मजदूरी है या गुलामी की जो दासता है, या कहें एक तरीके की जो बंधुआ मजदूरी है, उसको इरेडिटिंग करना, मतलब उसे समाप्त करना। ये रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स के द्वारा। आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो ये कि इरेडिटिंग मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा, तो बिल्कुल सही। क्या इसे कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के द्वारा जारी किया जाता है, तो बिल्कुल सही। मतलब इन दो में से कोई भी एक नाम दे दे या दोनों का नाम दे दे तो आप कहेंगी या कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। क्लियर। अब ये है क्या, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक तरह का एनजीओ है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब क्या न्यू दिल्ली की लोकेशन दिखानी ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। फिर आता है ब्लू हार्ट कैंपेन। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू हार्ट कैंपेन का संबंध है वो लोग जिनके दिल में नीलापन हो गया है या वो लोग जिनका दिल टूट गया है। देखो फालतू टाइप के मैं बना रहा हूँ, ऐसे आपसे पूछेगा नहीं, सिंपल सा आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लू हार्ट कैंपेन उनके लिए बनाया गया जो हृदय रोग से पीड़ित रहते हैं। दूसरा, ब्लू हार्ट कैंपेन के अंतर्गत कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए इम्यून सिस्टम डेवलप किया जाता है। तीसरा, ब्लू हार्ट कैंपेन सामुद्रिक पादपों में मछलियों की संख्या को बढ़ाने से संबंधित है। चौथा, ये इंटरनेशनल एंटी ट्रैफिकिंग प्रोग्राम है। अब देखो मैंने मछली क्यों बोला, सामुद्रिक क्यों बोला, क्योंकि समुद्र को ब्लू नाम से जाना जाता है ना, ब्लू पानी कहा जाता है। वैसा गाना भी कुछ बने हुए हैं, आज दिन है शायद पानी पानी, ऐसा कोई गाना होगा। तो उसमें ये चीज़ दिखा। तो क्यों होता है क्या ना, जब यूपीएससी वाला ऐसे सीक्यू बनाता है तो उसके मन में आता है ना कि आप यहाँ तक तो थिंक करोगे कि ब्लू का मतलब पानी होता है, ब्लू का मतलब हार्ट जुड़ा है तो हृदय से संबंधित होगा, इम्यून सिस्टम की चर्चा होती रही है, हार्ट बीट बंद होने की, तो कोरोना से वो उतने ही नज़दीक के ऑप्शन बना देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना भाई, ब्लू हार्ट ना हार्ट या दिल से संबंधित नहीं है, ये एंटी ट्रैफिकिंग प्रोग्राम है। क्लियर। चलिए, इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें ब्लू हार्ट कैंपेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल बुक में आपको नहीं मिलते हैं, समझ रहे। चलिए, अगला है क्या, आरहस कन्वेंशन। मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, समझ रही भाई, लड़के भी तो पढ़ रहे हैं, लड़कियों का ही दिमाग में क्यों आ रहा है। हो जाता है ना कभी कभी जब आप पढ़ाते हो तो दिमाग में लगता है कि कोई सामने बैठा है तो हम उसी को पढ़ा रहे हैं। क्लियर। क्योंकि आप लोग तो हैं नहीं, तो अपने मन से सोच के बैठा पढ़ना पड़ता है, कभी लड़कों को कभी लड़कियों को। आरहस कन्वेंशन क्या है, आरहस कन्वेंशन है, इसे UNECE कन्वेंशन ऑन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेस टू जस्टिस इन एनवायरमेंटल मैटर्स के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है कि आपको इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना है। क्या याद रखना है कि आरहस कन्वेंशन का संबंध किससे है, आरहस कन्वेंशन का संबंध किससे बताइए। कन्वेंशन बोलती है एनवायरमेंटल राइट से, मतलब पर्यावरण संरक्षण से इसका संबंध है, ना कि वुमेन के राइट से। आपने पीछे पार्ट में क्वेश्चन एक पढ़ी थी ना कन्वेंशन, इस्तांबुल कन्वेंशन किससे संबंधित थी वो महिलाओं के राइट से। क्लियर। तो ये किससे संबंधित है, एनवायरनमेंट के राइट से। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं याद रखना है। और ऑलरेडी यूपीएससी कन्वेंशन पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आपसे अब पूछेगी नहीं, फिलहाल इस वर्ष तो नहीं पूछेगी,
2022 में ज़रूर पूछ सकती है। 25 जून 1998 में हुआ, नहीं पूछेगा। 2014 तक पार्टीज हुए, ये भी नहीं पूछेगा। सभी देश जिन्होंने इस रेटिफाई किया है वो या तो यूरोप के या सेंट्रल एशिया के, मतलब सीधी सी बात कह रहा है कि यूरोप और सेंट्रल एशिया के हैं। क्या इंडिया सेंट्रल एशिया में आता है? नहीं आता है। तो इंडिया जब सेंट्रल एशिया में नहीं आता है तो क्या है, भारत ने इसे रेटिफाई नहीं किया होगा। सिंपल सी बात है, समझ गए? तो आपको नहीं याद रखना है। अब क्या आता है, बैराखा न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट। बैराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है तो देखते हैं। ये एक यूएई का पहला व अरब विश्व का पहला देश बन गया है कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपसे सिंपल रूप से नहीं पूछेगा, हाँ आपसे यूएई की लोकेशन और सऊदी अरब की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देख लीजिए यूएई कहाँ पे है। यूएई हमारा ये है, ठीक है। ये कौन सी स्टेट है? स्टेट ऑफ हार्मूज। ये कौन सी? पर्सियन गल्फ, और ये गल्फ ऑफ अडन। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि यूएई क्या ओपेक कंट्री का मेंबर है, क्या ओआईसी का मेंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, समझ गए। ये ईरान की लोकेशन है। क्या यूएई की सीमा लाल सागर से लगती है? तो आप कहेंगे नहीं साहब, यूएई की सीमा तो केवल और केवल गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ अडन से लगती है। यहाँ तक कि यूएई की सीमा तो अरब सागर से भी नहीं लगती। क्लियर? तो ऐसे आपको बस लोकेशन यहाँ की देख लेनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं देखना है। अरब कंट्री का मतलब क्या होता है? ये जो अरब पेनिनसुला है ना, इसको ही बोलते हैं अरब कंट्री। मतलब सऊदी अरब आता है, यमन आता है, ओमान आता है, कतर आता है, बहरीन आता है, कुवैत आता है। समझ गए? चलिए, इतनी सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हुई। अब आता है भारत एयर फाइबर। एयर फाइबर नाम से समझ में आ रहा, फाइबर का कोई भी काम होगा इंटरनेट से रिलेटेड होगा, यानी कि हमारे इंटरनेट से संबंधित कोई ना कोई बात जरूर कर रहा होगा। तो देखते हैं, भारत एयर फाइबर मंत्रालय कम्युनिकेशन के द्वारा जारी किया गया, महाराष्ट्र में बीएसएनएल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। पर्पस क्या है? वायरलेस कनेक्टिविटी इंटरनेट की 20 किलोमीटर तक सिक्योर कराना, अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉलिंग की सुविधा देना। आपसे नहीं पूछेगा। अब आता है अगाती आइलैंड। लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगाती आइलैंड कहाँ पे है। तो लक्षद्वीप में है। एक बार हम देख लेते हैं अगाती आइलैंड है कहाँ पे। ये है हमारा प्यारा लक्षद्वीप। क्लियर? ये लक्षद्वीप आपने देखा। लक्षद्वीप में यही जो छोटे छोटे आइलैंड है ना, इन्हीं सबको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी नाम से जाना जाता है। आप देखिए, ये चेटलेट है, ये बित्रा है, ये बंगाराम है, ये कावारत्ती है, ये अमानी है, ये किल्टन है, ये एनरोट है, और ये आपका अगाती है। क्लियर? आप ऐसे देखो, ये आपका अगाती आइलैंड है। ठीक है, दिख गया कितना छोटा सा आइलैंड है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें बस देखना, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कदमत, किल्टन, चेल्टनट, बित्रा, अगाती, कावारत्ती क्या है? आइलैंड है। कहाँ के? हिंद महासागर के या अरब सागर के? किसके? इंडिया के। किस स्टेट के? लक्षद्वीप के। समझिए, इतना ज़्यादा बस आपको ध्यान देना है, बाकी आपसे नहीं पूछेगा कुछ भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब अगला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिस्ट्री की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बाल गंगाधर तिलक। क्यों? क्योंकि इनकी 100वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। आपको पता होना चाहिए इनकी मृत्यु 1920 में हुई थी और 2020 का करंट अफेयर्स है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। असहयोग आंदोलन के पूर्व ही इनकी डेथ हुई थी। पहली बात तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपको दे देगा किस चीज़ से रिलेटेड, क्रम लगाने को, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेस्क्यू चम्सफोर्ड रिपोर्ट और असहयोग आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, क्रम में लगाइए। तो आप कहेंगे सर जलियांवाला बाग ठीक है, मॉन्टेस्क्यू सही है, आप यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को ऊपर लाइए और असहयोग को बाद में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन में इन्होंने गांधी जी का बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। तो आप कहेंगे नहीं भाई साहब, अच्छा होता है क्या है ना कि असहयोग आंदोलन हम पढ़ते तो हैं, वहाँ पे ये थोड़ा ना पढ़ते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने साथ दिया या थे ही नहीं, वो नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें वो लाइन एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं आ पाती और यूपीएससी उसी लाइन को गढ़ देती है। तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके का थिंकिंग प्रोसेस पे आधारित क्वेश्चन हो जाता है कि नहीं भाई, बाल गंगाधर तिलक तो पहले ही मर गए थे और उनके मरने के उपरांत ही तो तिलक फंड बना था, उसमें ही गांधी जी ने हर व्यक्ति से चंदा मांगा था और जाकर तब उस समय काफ़ी ज़्यादा पैसा आया और उसी पैसे से गांधी जी ने चरखे खरीदे और उन चरखों को जब चलाया असहयोग आंदोलन के दौरान,
तो क्या हुआ, लिवरपूल की चिमनियों के जो वो धुआं था वो बंद हो गया। लिखते हैं पर्सियल स्फीयर, इसी चीज़ को पढ़ाएंगे खैर आपको हम मॉडर्न इंडिया, तो वहाँ बताएंगे। तो आप ये समझ गए। दूसरी बात क्या है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे 1884 में, तो आप बता सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। उद्देश्य क्या था, नया एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया जा सके। कई बार बच्चे जानते हो रानाडे एजुकेशन सोसाइटी या रानाडे इंस्टीट्यूट को लेकर और इसमें लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रानाडे के कहीं वो संस्थापक तो नहीं थे बाल गंगाधर तिलक, तो गलत हो जाएगा। या दक्कन के कहीं पे रानाडे तो नहीं थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन से थे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। फर्ग्यूसन कॉलेज इस्टेब्लिश किया इस सोसाइटी ने आगे चलकर। गरम दल के नेता थे, 1890 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। 1618 तक एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग को लीड किया था, मतलब होम रूल लीग से भी संबंध थे। इनका होम रूल अलग था, एनी बेसेंट का होम रूल लीग अलग था। और एक और बात, एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे होम रूल लीग पे काफ़ी डेप्थ में, कि तिलक की जो होम रूल लीग थी उसका क्षेत्र सीमित था, मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार तक ही था, और जबकि समस्त भारत में एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी। क्लियर। दूसरी बात कि 1921 में होम रूल लीग ने अपना नाम स्वराज सभा रख लिया था। इस पर यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए स्वराज सभा के बारे में। केसरी, मराठी, मराठा, ये केसरी और मराठा नाम के इनके दो अखबार थे। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में। बिल्कुल ऐसे आप याद करो कि दोनों जस्ट अपोजिट थे, कि मराठा जो था अंग्रेजी में और केसरी जो था वो मराठी में। क्लियर। फिर आता है गीता रहस्य व आर्किटिक होम ऑफ द वेदास नाम की पुस्तक लिखी। ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा दिया। वेलेंटेल चिरोल ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी इन्हें कहा, मतलब अशांति का जनक इन्हें कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन जानते हो कैसे पूछेगा, आजकल यूपीएससी की प्रवृत्ति काफ़ी बदल गई है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ये कांग्रेस के गरम दल के नेता से संबद्ध थे, इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, इन्होंने गीता रहस्य व आर्किटिक होम ऑफ द वेदास नाम की पुस्तक लिखी। वेलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारत का अशांति का जनक माना। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व किससे संबंधित है, इससे संबंधित है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। तो आप बता देंगे कि भाई बाल गंगाधर तिलक की आप बात कर रहे हो, समझ रहे हैं। तो ये भी पता होना चाहिए ना कि इतनी बातें हम ड्रामा पढ़ गए तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अब हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट आइलैंड है गैलपागोस आइलैंड। क्लियर। देखो चागोस आर्कीपिलगो अलग है, गैलपागोस अलग है। चागोस आर्कीपिलगो कहाँ पे है, इंडियन ओशियन में। अभी हम वो भी आपको दिखा देंगे, हालांकि हमने दिखा दिया है। अब आपसे पूछा है गैलपागोस आइलैंड, ये कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में। तो एक बार देख लेते हैं भाई कहाँ पे है। तो ये है हमारा प्यारा भारत। भारत से हम चले कहाँ पे, आगे की ओर, किधर, चाहे वेस्टर्न जाएं चाहे ईस्टर्न जाएं, बट हम वेस्टर्न जाएंगे। ये हमने अफ्रीका को क्रॉस किया, ये है अटलांटिक, मतलब यहाँ पे नहीं होगा, और क्रॉस किया, ये है हमारा पैसिफिक। क्लियर। अब पैसिफिक ओशियन में हमें चेक करना है क्या, गैलपागोस। तो गैलपागोस, ये देखें गैलपागोस आइलैंड है। और ख़ास बात क्या है इस आइलैंड की, कि ये आइलैंड वास्तव में कहाँ से, इक्वेटर से होकर जाता है। क्लियर। तो आप ये देख सकते हो गैलपागोस आइलैंड, समझ गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये देखिए है, ये इक्वाडोर के पास में है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। चलिए, इक्वेटर में बोलना हूँ, ठीक है, इक्वेटर। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब हम देखते हैं अपना आगे। अच्छा, मैंने वो आपको नहीं दिखाया, वही मैं सोचा था मैं कुछ तो बोलना हूँ। हाँ, मुझे क्या दिखाना है आपको बताइए। मुझे दिखाना है आपको चागोस आर्कीपिलगो। तो चागोस आर्कीपिलगो मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हमने इसे जूम किया, ये हम आए यहाँ पे। क्लियर। और यहीं पे आपको मिलेगा क्या, चागोस आर्कीपिलगो। एक मिनट रुकिए, ये है आपका चागोस आर्कीपिलगो, ये देखें, ठीक है, इसी को कहते हैं चागोस आर्कीपिलगो। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है,
अगला है हमारा खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। आपसे ये क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं पूछेगा कि खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन क्या है। इतना बस इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इसे किसने परमिशन दी, एमएसएमई ने, बस। इससे ज़्यादा आप अपने आप थिंकिंग करके ही कर लोगे। ये सब्सिडी वब्सिडी ये कुछ नहीं पूछता, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर। अब आता है बेरूत। बेरूत वास्तव में लेबनान की सिटी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है लेबनान। क्लियर। हम लेबनान को पढ़ेंगे और लेबनान इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके काफ़ी सारे सिटी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अन्य कौन से, या सायदा, त्रिपोली, जाहले या बेरूत, ये कहाँ के शहर हैं, तो आप बता सकते हो लेबनान के। और लेबनान की सीमा भूमध्य सागर से टच करती है, साथ ही सीरिया व इज़राइल के साथ भी सीमा बनाती है। तो देखते हैं आखिरकार लेबनान इतना फेमस क्यों है। ये है हमारा प्यारा अफ्रीका, मतलब हमारा नहीं, अफ्रीका वालों का। ये है हमारा मध्य एशिया और ये हम चले कहाँ पे, लेबनान की ओर। अब आप देखिए लेबनान को ध्यान से। ये आपकी इराक की सीमा है। क्लियर। ये आपका कौन सा है बताइए, ये आपका यहाँ पे मिलेगा ये जॉर्डन। क्लियर। जॉर्डन के बाद ये है आपका सीरिया। क्लियर। ये सीरिया आपको दिखा ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बताइए इस जगह पे, ये है आपका इज़राइल। और ये देखिए आपके सिटी लेबनान के, ये बेरूत है सिटी आपका, ये लेबनान है, ये मतलब लेबनान तो कंट्री है, उसके शहर बेरूत। ये त्रिपोली आपको मिला ना, ये सीडोन, ये त्यारे, ये नैयारिया, ये देख लिया। दामास्क किसका है, सीरिया का। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी। ये देखो ये इसकी टेरिटरी है, ये ऐसे समझ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे ये इसकी टेरिटरी है। ठीक है। अब आप बताइए क्या लेबनान की सीमा भूमध्य सागर से टच होती है। तो भाई साहब अब इतना भी हद मत करो कि हाँ सच में नहीं टच होती, हमें नहीं पता होगा। हमें पता है मास्टर जी, आप ऐसे मत बताइए। अच्छा तो आपको पता है, तो देख लिया आपने लेबनान की सीमा टच होती है। मैं क्यों बार बार आपको दिखाता हूँ, यूपीएससी में जाते हैं ना बच्चे कभी भी, क्योंकि मैप तो देखे नहीं होते हैं, क्योंकि मैप तो उनको देखने की आदत ही नहीं है। घर पे उन्होंने मैप लगा लिया है, कभी देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपको पता चल गया, मतलब आपने कम से कम मेरे हिसाब से 60 से 70 बार तो मैंने आपको मेडिटेरियन सी दिखा ही दिया होगा। समझ गए कि सीरिया टच करता है, इज़राइल टच करता है, जॉर्डन नहीं टच करता है, समझ गए। इजिप्ट की सीमा टच करती, लीबिया टच करता है, माली नहीं टच करता। क्लियर। अब आप सोचोगे माली सर कहाँ पे है, तो ये देखिए माली, ये लैंडलॉक कंट्री है। क्लियर। अभी आएगा इसी आर्टिकल में आगे मिलेगा। तो आपने सिटी सारे देख लिए। चलिए अब क्या है हमारा, थेंजॉविल गोल्फ रिसॉर्ट प्रोजेक्ट। आपसे नहीं पूछेगा थेंजॉविल गोल्फ रिसॉर्ट प्रोजेक्ट क्या है, नहीं पूछेगा। पायरोलिसिस क्या है, यूपीएससी ने 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया है कि पायरोलिसिस क्या है। तो अब आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ये एक थर्मोकेमिकल ट्रीटमेंट है, जैसे पीपीई किट को रिन्यूएबल लिक्विड फ्यूल में उपयोग किया जा सकता है। ये ट्रीटमेंट किसी भी कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट पर अप्लाई किया जा सकता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना काफ़ी जगह उपयोगी होता है। कहने का क्या मतलब है, ये एक तरीके की वो तकनीकी है, मतलब थर्मोकेमिकल की तकनीक है, जिसके द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को पूरी तरीके से डिग्रेड किया जा सकता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। समझ गए, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मेघना घाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट क्या है, एशियन डेवलपमेंट के द्वारा फंड किया जा रहा है। इसमें गैस व एक्सट्रीम टरबाइन दोनों का उपयोग किया जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि मेघना घाट की लोकेशन है कहाँ पे। तो हम इसको देख लेते हैं सबसे पहले कि मेघना घाट है कहाँ पे। मेघना आप रिवर पढ़ते हो ना, बताइए पढ़ते हो ना मेघना रिवर, मेघना घाट, ये देखें मेघना घाट आपका कहाँ पे है बताइए, बांग्लादेश में। समझ गए, ब्रह्मपुत्र रिवर को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये मेघना घाट से संबंधित यानी कि बांग्लादेश से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है, हमारे इंडिया से नहीं। तो ये देख लो मेघना घाट पावर लिमिटेड। समझ गए, इतना ज़्यादा इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। मेघना रिवर पे ही बना है, तो इस पर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब क्या आता है, इब्राहिम अलका जी, फादर ऑफ इंडियन थिएटर, मतलब इंडियन थिएटर के फादर थे। आपसे नहीं पूछेगा। हाँ इंडियन थिएटर इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसे हम पढ़ेंगे जब आर्ट एंड कल्चर की अपनी सीरीज कर रहे होंगे। क्लियर।
अब देखते हैं, अब है हमारा कोविड-19 BWM ऐप आपसे नहीं पूछेगा किसने बनाया। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है, और बच्चों को ऐसे क्वेश्चन जब मिल जाते हैं ना टेस्ट सीरीज में, तो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते हैं। तो वही होती है मूर्खता, वो हमें नहीं करनी है। परिवार पहचान पत्र आपसे नहीं पूछेगा, क्लियर। कितने नंबर का होता है, देखो क्षेत्रीय स्तर के जो वो होते हैं ना क्वेश्चन, वो क्षेत्र में पूछे जाएंगे। हाँ, आपका हरियाणा पीसीएस होगा 100% पूछेगा, यूपीएससी नहीं पूछेगा। यही डिफरेंस तो आपको समझना है। देखिए, जिस दिन आप ये डिफरेंस समझ गए ना कि पीसीएस में और यूपीएससी में क्या डिफरेंस है, आप यकीन मानिए कि आप जो बनना चाहेंगे वो बन जाएंगे। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो पीसीएस बन जाएंगे, आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे तो आप आईएएस बन जाएंगे। अगर आपको ये स्प्रिट पता चल गई, जैसे आप लोग गाना सुनते होंगे ना 93.5, और आपको मान लीजिए 93.5 नहीं सुनना है, आपको 95.8 सुनना है, तो आप 95.8 अगर सुन रहे हो तो क्या आपको लगता है 93.5 की फ्रिक्वेंसी उसमें आएगी? नहीं आएगी। तो वही चीज़ यूपीएससी और पीसीएस के डिफरेंस को दर्शाती है कि दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी से ही आप समझ जाएंगे वास्तव में यूपीएससी है क्या। ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल है, जल में घुलनशील है, विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग उर्वरक में, खनन में, विस्फोट में उपयोग होता है, अपने आप से नहीं जलता, ये ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, अगर इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो खुद ही वायलेंटली डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर। फिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लाल गंदी महकदार एक तरीके की गैस होती है। बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट के एक्सप्लोजन से नाइट्रोजन रिलीज होती है। स्वास्थ्य पर बुरा असर या प्रदूषण ज़्यादा होता है। कहने का मतलब मैं इतनी रामायण की तरफ पढ़ गया, इसका मतलब क्या है? देखो, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि अमोनियम नाइट्रेट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये जल में अघुलनशील है, आप कहेंगे नहीं साहब आप गलत बोल रहे हो, ये जल में घुलनशील है। विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग उर्वरकों में किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। खनन के विस्फोट में उपयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब उपयोग अगर आपको दे देगा तो आप बता दो कि कई सारी रासायनिक इंडस्ट्रीज़ में भी उपयोग होता है, उर्वरकों में भी होता है, खनन के विस्फोट में भी होता है। समझ गए? तो उपयोग का आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं। फिर आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको भी आप बता सकते हैं कि ये रंगहीन नहीं होती बल्कि लाल रंग की होती है, गंदी होती है, महक आती है, गंदी महक आती है इससे। गंदी महक का मतलब बदबूदार, जैसे टॉयलेट वगैरह की स्मेल आती है वैसे ही। क्लियर। हालांकि टॉयलेट की नहीं आती है, क्योंकि टॉयलेट की तो अमोनिया वाली आती है। बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट के एक्सप्लोजन से नाइट्रोजन रिलीज होती है। क्लियर। स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, प्रदूषण ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब क्या है इम्पोर्टेंट? पोकाली राइस। पोकाली राइस आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि पोकाली राइस आपने खाया है कि नहीं खाया है, कैसा बनता है, आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा पोकाली राइस कहाँ का है? केरल का। जैसे आप पढ़ते हो ना चा खाओ, क्लियर, पढ़ा था ना चा खाओ, तो वैसे ही आपसे पोकाली राइस के बारे में पूछेगा। तो कहाँ का है? केरल का। साल्ट वाटर रेसिस्टेंस है, कारण प्रसिद्ध है इसीलिए काफ़ी उपयोगी होता है। बाकी आपसे इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब पश्चिम बंगाल में भी उपयोग होता है। ठीक है। अब जो बॉडी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेफा। यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है, 2017 में गठन किया गया। जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक और मंत्रालय एजुकेशन का। अब देखो मंत्रालय एजुकेशन मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी मिनिस्ट्री चेंज हो चुकी है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? एसबीआई का इनिशिएटिव, तो आप कहेंगे नहीं साहब कैनरा बैंक का है। क्लियर। कंपनीज एक्ट के तहत गठन किया गया है, वह आरबीआई के तहत भी रजिस्टर्ड है एज अ एनबीएफसी। अब आपको पता होना चाहिए एनबीएफसी क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप हमारी यूपी प्लेलिस्ट में जाकर इकोनॉमी की बुक सीरीज़ देखें, वहाँ हमने काफ़ी डिटेल से एनबीएफसी वगैरह को पढ़ाया है। उद्देश्य देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ग्लोबल रैंकिंग्स में टॉप पर आए, पैसा प्रोवाइड कराती है इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। क्लियर। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है दोनों तरह से दान व लोन कम ब्याज दर पर, पात्रता सभी सेंट्रली फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन सेंटर। मतलब जो सेंट्रली फंडेड हैं, केंद्र के द्वारा जो वित्त पोषित है, वो सब इसके तहत वित्त प्राप्त करने की हैसियत रखते हैं। समझ गए? अब आता है जिम्बाब्वे, लैंडलॉक कंट्री है, साउथ अफ्रीका का, हरारे व बुलावाओ शहर है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा शहर,
हरारे व बुलावाओ सिटी कहाँ के हैं? तो आप बता देंगी कि जिम्बाब्वे के हैं। अब आपको लग रहा होगा सर जिम्बाब्वे दिखा दो, तो ये है आपका प्यारा अफ्रीका। प्यारा अफ्रीका में हम थोड़ा ऊपर गए, ये बोत्सवाना था, ये अफ्रीका था, ये नामीबिया था और ये क्या था? जिम्बाब्वे था। आप बताइए क्या जिम्बाब्वे से मकर रेखा होकर गुजरती है? नहीं गुजरती। क्यों? क्योंकि आपको पता है केवल 5 उससे गुजरती है। कौन कौन से? नामीबिया से, बोत्सवाना से, साउथ अफ्रीका से, मोजाम्बिक से और मेडागास्कर से, मतलब ऐसे जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि मकर रेखा कहाँ जाती है? जिम्बाब्वे से होकर नहीं जाती। जिम्बाब्वे में ही एक रिवर है, क्या नाम है उसका? जाम्बेजी। क्लियर? तो आपको बाकी इसमें कुछ पढ़ना नहीं है ज़्यादा डिटेल से। बाकी हम जब आपको ज्योग्राफी की मैपिंग कराएंगे ना, देखो अभी तुम ये जो मैपिंग करा रही है अलग है, फिर हम आपकी ज्योग्राफी की मैपिंग कराएंगे जब हम उसमें आपको एक एक कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे। जैसे ये हम आपको अफ्रीका पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जितनी रिवर्स हैं, जितनी इसमें झीलें हैं, जितने पहाड़ हैं, जितने पठार हैं, उन सबको पढ़ाएंगे। क्लियर? तो कंफ्यूज अभी नहीं होना है, प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। तब आप में से जो लोग कंप्लेन करते हो ना कि सर मैपिंग की क्लासेस आप कैसे कराएंगे, तब हम यहाँ पे इस मैप को तो लेंगे ही, ऑक्सफोर्ड के मैप को भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके ज़रिए आपको पॉलिटिकल चीज़ें दिखाएंगे। समझ गए? तो दिक्कत नहीं होगी आपको। खैर आगे किसान रेल है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसान रेल क्या है क्या नहीं है। इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी अवनींद्रनाथ टैगोर। देखो वर्तमान संदर्भ में ना बंगाल का कण कण भी इम्पोर्टेंट है। बंगाल का मैंने जो लाइन बोली ना, कण कण भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स की दृष्टि से हो, चाहे मेंस की दृष्टि से हो, चाहे इंटरव्यू की दृष्टि से। बंगाल हर तरीके से इम्पोर्टेंट है। चाहे बांग्लादेश की बात कर लो, चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात कर लो, चाहे ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात कर लो, चाहे चैतन्य महाप्रभु की बात कर लो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे क्रांतिकारी, किसी की भी बात कर लो आप। इतनी पर्सनैलिटी है ना कि बंगाल का कण कण भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए बंगाल का हम क्या करेंगे, छोटा सा छोटा जो पार्टिकल्स होगा ना वो भी नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे? तो इसीलिए आप चिंतित ना होना कि कैसे क्वेश्चन आएगा। आप देख रहे हो कि ममता दीदी क्या कह रही हैं आजकल कि मोदी जी मीर जाफ़र हैं या मोदी जी मीर कासिम हैं या वो ऐसे हैं वैसे हैं। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ ये नहीं है कि वो मोदी जी को कह क्या रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये मीर जाफ़र क्यों इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री में उसका क्या रोल रहा है, या मोदी जी ने अपनी दाढ़ी बना ली है रविन्द्रनाथ टैगोर के हिसाब से तो क्यों बढ़ाई, या उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी मना रहे तो क्यों मना रहे, मतलब इम्पॉर्टेंट है, सीधी सी बात। ठीक है, तो देख लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या 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 कार्य हैं। 150वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, मतलब कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में कई सारे अन्य आर्टिस्ट भी रहे हैं, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट हैं। क्लियर? स्वदेशी वैल्यू को प्रमोट करना आर्ट में, अर्थात भारत की स्वदेशी पारंपरिक विरासत को कला के माध्यम से दर्शाना। भारत माता का चित्र इन्हीं के द्वारा है। द पासिंग ऑफ शाहजहां, माई मदर, फेरी लैंड, इलिस्ट्रेशन जर्नी एंड पेंटिंग्स आदि इनकी पेंटिंग्स है। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, द पासिंग ऑफ शाहजहां, माई मदर, फेरी लैंड, इलिस्ट्रेशन जर्नी एंड, ये सभी जो कलाकृतियाँ हैं किसके द्वारा की गई। और भी डिटेल आपको देगा कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के वन ऑफ द मोस्ट आर्टिस्ट थे। इन्होंने माई मदर, फेरी लैंड, इलिस्ट्रेशन जर्नी ऑफ इंड नाम से कई सारी चित्रकारियाँ बनाई। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को भी बनाया जो बाद में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट बना। इन्होंने हिंदू फिलॉसफी और आध्यात्मिकता को अपनी आर्ट में इनकलकेट किया। निम्न में से पर्सनालिटी कौन? क्या राजा रवि वर्मा है? और राजा रवि वर्मा भी इम्पोर्टेंट है। समझ गए? तो आपको ये याद रखना है। इनकी ज़्यादातर बुक्स बच्चों के लिए हैं। बोडो एंगला, खीर पुतुल राज कहिनी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को बनाया, बाद में बंगाल ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट उसका नाम हो गया। आध्यात्मिकता को दर्शाया, उद्देश्य था हिंदू फिलॉसफी से लोगों को रूबरू कराना। मॉडर्न इंडिया पेंटिंग्स, चाइनीज़ व जापानीज़ की कैलियोग्राफिक आर्ट को भी पार्टिसिपेट किया, मतलब केवल आधुनिक पेंट भारतीय कला को ही उसमें नहीं दर्शाया, उसमें चाइनीज़ एंगल्स और जापानीज़ कैलियोग्राफिक। कैलियोग्राफिक का मतलब क्या होता है? कैलियोग्राफिक होता है मतलब लेखन शैली, जैसे आप देखते हो ना ऐसे लिखना, एक तो होता है फ्लो बना के लिखना, एक डिज़ाइन बना के लिखना, उन सबको कहते हैं कैलियोग्राफिक। समझ गए? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की भी स्थापना हुई 1954 में न्यू दिल्ली में, मतलब इसी चीज़ को आगे चलकर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का नाम दिया गया। मंत्रालय कल्चर के अंतर्गत आता है। 1850 के बाद की मॉडर्न आर्ट को एक्वायर करना और उसे प्रिजर्व करना आपसे नहीं पूछेगा।
अब आता है विद्यार्थी विज्ञान मंथन, नाम से समझ में आ रहा साइंस से संबंधित होगा, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इम्पॉर्टेंट बस ये है, अगर पूछ ले तो मिनिस्ट्री इसकी बस साइंस टेक नहीं है, इसकी मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली है। तो यहाँ आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न कराने के लिए पूछें, बट ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछती नहीं है। तो आपके कई सारे ऐसे मंथन होते रहते हैं, तो याद करना नहीं है। फिर आता है SFTS, देखते हैं क्या है। पूरा नाम है सीवर फीवर द थर्मोबोक्टोफेनिया सिंड्रोम, मतलब काफ़ी बड़ा नाम है कि सीवर फीवर विथ थर्मोबोक्टोफेनिया सिंड्रोम। ये क्या है? ये बूनी वायरस फैमिली के टिक बाइट्स या टिक बॉर्न वायरस की वजह से, जिसके पंख नहीं होते, ब्लड चूसता है। अरे आप सीधे से ऐसे समझो ना, आप लोग खटमल का नाम सुनी होंगी या सुने होंगे। खटमल क्या करता है? हम सबकी बॉडी से खून को चूसता है, चारपाई वगैरह में हो जाते हैं, ठीक है। वही है एक तरीके का ये, ठीक है। टिक बॉर्न वायरस की वजह से होता है, इसके पंख नहीं होते, मतलब उड़ता नहीं है। 2009 में पहली बार चाइना में इसे देखा गया। मानव से मानव में भी संक्रमण हो सकता है। इसकी अभी तक कोई ड्रग्स नहीं है, लेकिन रीबाविरिन ड्रग काम में लिया जाता है। क्लियर? आपसे नहीं पूछेगा, काफ़ी टफ काम है। इतना टफ थोड़ा ना आपको देगा कि वाइट ब्लड सेल्स का लेवल लो हो जाता है, WHO द्वारा टॉप प्रायोरिटीज़ डिजीज़ इशूज़ में शामिल है, नहीं पूछेगा आपसे। तो आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि SFTS जो है वो वास्तव में टिक बॉर्न वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है। नाम से ही समझ में आएगा जब भी आपको पूरा देगा, सीवर फीवर सिंड्रोम, ठीक है। चलिए, इतनी बातें क्लियर हुई। अब आता है सुनामी रेडी कम्युनिटीज़, उड़ीसा में बनाया गया है। आपसे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूनेस्को द्वारा IOC इम्पॉर्टेंट है, इंडियन ओशियन कमीशन। IOC के तहत सुनामी रेडी कम्युनिटीज़ रिकॉग्नाइज किया गया है, इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने IOC को दूसरा बोल दिया, इंडियन ओशियन कमीशन, ठीक है। इंडियन इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन, ये क्या है? इसका उद्देश्य तैयारी को श्योर करना, पब्लिक कम्युनिटी लीडर्स व नेशनल स्टेट एंड लोकल एजेंसी के मध्य कोलोब्रेशन बनाना। IOC यूनेस्को को 1960 में गठन किया गया। ऑटोनोमस है UN के तहत। ऑटोनोमस का मतलब खुद का फंड जनरेट करता है, मतलब UN से पैसा नहीं लेता है। क्लियर? मैरीन साइंस के इशू को डील करना, एकमात्र UN के तहत। देशों के मध्य कोऑपरेशन ताकि कोस्टल एरिया को तैयार करना। ये सिंपल होते हैं कि क्या क्या इसके उपयोग हैं या क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन ओशियन कमीशन को हम पढ़ाएंगे, हालांकि इंडियन ओशियन कमीशन को ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ को लेकर, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, आपसे नहीं पूछेगा इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, थिंक टैंक है, इतना इंपॉर्टेंट थिंक टैंक नहीं है, इसलिए आपसे नहीं पूछेगा। अब आता है एक्सरसाइज कावकाज, आपसे इतना जरूर पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही एक्सरसाइज कावकाज किस देश की है? रसिया की है। 18 से भी ज़्यादा कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। क्लियर? बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। KV कामत समिति, साधारण प्रश्न आपसे पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रही KV कामत समिति का संबंध है बैंकिंग सेक्टर से, क्यों? RBI के द्वारा गठित किया गया है उन लोगों के लिए जो लोन नहीं चुका पाती फर्म्स का रेवेन्यू या लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए, उन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को बताएंगे ये KV कामत। मतलब कि जो लोग इस समय कोरोना के टाइम पीरियड पे अपना लोन नहीं पे कर पा रहे, उनकी इंटरेस्ट रेट को आप चेंज कर दो कुछ समय के लिए, ताकि वो लोग अपना लोन समय पर पे कर सकें। समझ गए? फिर आता है नेशनल हैंडलूम डे, हैंडलूम का मतलब हस्तकरघा। आपसे यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पे। तो ये हम आपको पढ़ाएंगे जब मॉडर्न इंडिया प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में पढ़ा रहे होंगे। क्लियर? ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरी मॉडर्न इंडिया को क्विक फास्ट मोड रिवीजन में ऑडियो के वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं 11 पार्ट में। साथ ही हमने इंडियन पॉलिटी को भी आपके साथ शेयर किया 25 पार्ट में, तो आप उनको देख सकते हैं। लगभग 3 घंटे में आपकी पूरी मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोग को देख सकते हैं। और उसमें टॉपिक वाइज ही हैं, सब नाम लिखा हुआ है। अब आता है ट्रैफिक, यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछ लिया है और यही क्वेश्चन पूछा था
कि ये यूएन की बॉडी है और आपको यहाँ पहली लाइन मिल रही ये एक एनजीओ है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। WWF व IUCN के द्वारा फंडेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और IUCN 1976 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आप पढ़ते हो ना, यूके में है। अब आता है इंडियन लियोपॉर्ड, वनरेबल है, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, मतलब वही स्नो लियोपॉर्ड में ही इंडियन लियोपॉर्ड की पर्सनैलिटी है इसकी। ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछ लिया है, बट उस समय जो पूछा गया था तो गलत हो गया था। अब क्या है वो क्वेश्चन अब सही हो जाएगा। कैसे? भारत और फ्रांस के द्वारा COP21 में बनाया गया। COP20 का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का क्या मतलब कि जब 1992 में पहली बार सभी देशों को एनवायरनमेंट पे डिस्कस करने के लिए बुलाया गया तो उन सब का नाम था पार्टीज़। क्लियर? और वो सब जिस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए इसलिए उसे टोटल कह दिया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो ये 21वीं उनकी मीटिंग थी, इसीलिए उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 21 नाम दिया गया। बाकी हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में कंप्लीट कराएंगे। हालांकि एनवायरनमेंट की बुक सीरीज में ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं, आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और सीख सकते हैं। UNFCCC 2015 में बनाया गया। अब यूएन के 100 मतलब UNFCCC के द्वारा 2015 में, ना कि UNFCCC बना था 2015 में। ठीक है, अब यूएन के 192 सदस्यों में कोई भी ज्वाइन कर सकता है। पहले क्या था ना कि केवल कर्क और मकर रेखा के मध्य के कंट्री मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के कंट्री ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, जहां सन 24 घंटे विद्यमान रहता था। मतलब 24 घंटे का मतलब कि ऐसा नहीं था कि 6 महीने के दिन हो 6 महीने का रात हो, वहाँ पे एक निश्चित समय तक सन आता रहता था। ठीक है, उद्देश्य मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट करना। क्लियर? सोलर एनर्जी की फील्ड में, ये आपसे नहीं पूछेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव, भारत में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र इंटरनेशनल ऐसी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर भारत के गुड़गांव में है। 37 देशों ने साइन किया है, 67 ने रेटिफाई किया है। रेटिफाई और साइन का मतलब आप 87 देशों ने साइन किया है, 67 ने रेटिफाई किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी ने उस समय पूछा था सभी देशों पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस समय तो गलत हो गया था। अब क्या है कि सभी देश पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप बता देंगे कि हाँ भाई सभी देश पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इस तरीके का करंट अफेयर समझ में आया होगा आज का। तो हमने अपने इस पार्ट में यानी कि पहले पार्ट में अगस्त के क्या किया, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने अगले पार्ट अर्थात पार्ट 2 में 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको वो करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।